कभी सोचा है जिस प्रॉपर्टी को आप अपना कहते हैं, क्या कानून की नज़र में भी वो उतनी ही आपकी है? नमस्कार दोस्तों, आज हम सफ़र पर निकलने वाले हैं हिंदू फैमिली लॉ की मुश्किल लेकिन बेहद ज़रूरी दुनिया में। ये सफ़र है पुराने रिवाजों से लेकर मॉडर्न राइट्स तक का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं अपने रोड मैप पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कानून बना कैसे, फिर जॉइंट फैमिली की गुत्थी सुलझाएंगे, इसके बाद शादी के लीगल पहलू, प्रॉपर्टी का बंटवारा, आपके राइट्स और ड्यूटीज, और आखिर में फैमिली कोर्ट्स कैसे काम करती हैं, इन सब पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। देखते हैं कि ये कानून, इसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आज के मॉडर्न कोड तक कैसे पहुंचा। अच्छा, एक सवाल, क्या कानून पत्थर की लकीर जैसा है जो कभी नहीं बदलता, या फिर एक बहती हुई नदी जैसा? बिल्कुल सही, ये एक नदी की तरह है जो टाइम के साथ, समाज के साथ अपना रास्ता बदलता रहता है। तो देखिए, हिंदू लॉ का इवोल्यूशन, इसके 4 मेन स्टेजेस रहे हैं। शुरुआत हुई एंशिएंट एरा से, जब सब कुछ श्रुति और स्मृति पर बेस्ड था। फिर आया कॉलोनियल एरा, जब इसे लिखित रूप दिया जाने लगा। आज़ादी के बाद हिंदू कोड बिल्स ने इसे एक बिल्कुल नया मॉडर्न फेज दिया। और आज तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन से ये लगातार इवॉल्व हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये कानून आया कहाँ से? इसकी 2 मेन एंशिएंट सोर्सेज हैं। एक है श्रुति, यानी जो सुना गया, इसे आमतौर पर डिवाइन माना जाता है। इसमें चारों वेद आते हैं और इसकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट है। दूसरा है स्मृति, यानी जो याद रखा गया, इसे ऋषियों ने लिखा था, जैसे मनुस्मृति। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर कभी इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमेशा श्रुति को ऊपर रखा जाएगा। और यहीं से हिंदू लॉ में एक बहुत बड़ा डिवीजन आता है। बेसिकली 2 मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट बन गए। एक है मिताक्षरा स्कूल, जो बंगाल और असम को छोड़कर पूरे इंडिया में फॉलो होता है। ये कहता है कि बेटे को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बाय बर्थ ही राइट मिल जाता है। जबकि दूसरी तरफ है दाई भाग स्कूल, जो बंगाल और असम में चलता है। ये कहता है नहीं, बेटे को राइट सिर्फ फादर की डेथ के बाद ही मिलेगा। सोच के देखिए कितना बड़ा फर्क है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जॉइंट फैमिली का पजल क्या है, और कोपार्सनरी और बेटियों के राइट्स को समझते हैं। देखिए, हिंदू जॉइंट फैमिली एक बड़ा सर्कल है। उसी सर्कल के अंदर एक छोटा अहम इनर सर्कल होता है जिसे कहते हैं कोपार्सनरी। ट्रेडिशनली इसमें फादर और उनके बाद की 3 मेल जनरेशन्स आती थीं, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जन्म से अधिकार वो सिर्फ इन्हीं कोपार्सनर्स को मिलता था। और फिर आया एक साल, 2005। ये साल एक गेम चेंजर था, एक ऐसा साल जिसने हजारों साल पुरानी परंपरा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। क्योंकि 2005 में आया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, और इसने एक क्रांति ला दी। इसने कहा कि अब से बेटियां भी बेटों की तरह जन्म से ही कोपार्टनर होंगी। सेम राइट्स, सेम स्टेटस, एक बहुत बड़ा कदम। इस पर अगर कोई थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा भी था तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस में सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा, बेटी का अधिकार जन्म से है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि 9 सितंबर 2005 को उसके पिता जिंदा थे या नहीं। बात खत्म। चलिए अब बात करते हैं मैरिज की। देखिए, हिंदू मैरिज एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये एक तरफ तो एक पवित्र संस्कार माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके सारे नियम, इसकी सारी शर्तें बिल्कुल एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह हैं। ओके, अब ये टेबल, इस पर खास ध्यान दीजिए, एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पहले से शादीशुदा है, यानी बिगैमी है, या फिर प्रोहिबिटेड या सुपिंडा रिलेशनशिप में शादी हुई, तो वो मैरिज शुरू से ही वॉइड है, माने कानून की नज़र में हुई ही नहीं। अगर मेंटल कैपेसिटी की कमी है तो मैरिज वॉइडेबल है, यानी उसे कोर्ट में चैलेंज करके ख़त्म करवाया जा सकता है। और सबसे ट्रिकी, अगर लड़का 21 से कम या लड़की 18 से कम है तो मैरिज वैलिड रहती है, लेकिन जिन्होंने ये शादी करवाई उन्हें सज़ा हो सकती है। तो अगर किसी मैरिज में प्रॉब्लम्स आ जाएं तो कानून 2 ऑप्शंस देता है। पहला है जुडिशियल सेपरेशन। इसे आप एक पॉज बटन की तरह समझ सकते हैं। शादी खत्म नहीं हुई, बस सस्पेंड हो गई है। ये आमतौर पर रिकन्सिलिएशन का एक मौका होता है। दूसरा ऑप्शन है डिवोर्स। ये सीधा सीधा स्टॉप बटन है। यहाँ मैरिज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और दोनों पार्टीज दोबारा शादी करने के लिए आज़ाद हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर, इनहेरिटेंस यानी विरासत। सवाल सीधा सा है, अगर कोई व्यक्ति बिना विल लिखे गुजर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, किसको मिलेगी? चलिए इसके रूल्स को डीकोड करते हैं। अगर एक हिंदू मेल की डेथ बिना विल के होती है तो एक क्लियर हायरार्की है।
प्रॉपर्टी सबसे पहले जाती है क्लास 1 हेयर्स को। इसमें आते हैं बेटा, बेटी, विधवा, माँ एटसेट्रा। अगर क्लास 1 में कोई नहीं है तभी प्रॉपर्टी क्लास 2 हेयर्स को जाती है, जैसे पिता, भाई, बहन। और यहाँ एक क्रूशियल पॉइंट नोट कर लीजिए, फादर क्लास 1 हेयर नहीं है, वो क्लास 2 हेयर है। ये एक आम कंफ्यूजन है। अब जब बात आती है एक हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी की, तो रूल्स काफ़ी अलग है। जनरल रूल के मुताबिक प्रॉपर्टी सबसे पहले उसके बच्चों और हस्बैंड को जाती है, उनके बाद हस्बैंड के हेयर्स को, फिर उसके पेरेंट्स को, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या होगा अगर उस फीमेल की डेथ बिना बच्चों के हो जाती है? ऐसे केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखी जाती है कि प्रॉपर्टी का सोर्स क्या था, यानी प्रॉपर्टी आई कहाँ से थी। अगर प्रॉपर्टी उसके माता पिता से मिली थी तो वो वापस उसके पिता के हेयर्स के पास चली जाएगी, और अगर प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड या इन लॉज से मिली थी तो वो हस्बैंड के हेयर्स के पास जाएगी। सोर्स इज की। ओके, अब बात करते हैं फैमिली के अंदर के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, जैसे कि गार्जियनशिप, अडॉप्शन और मेंटेनेंस। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इनमें से हम गार्जियनशिप के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट को देखेंगे। कानून में लिखा है कि बच्चे का नेचुरल गार्डियन पहले फादर है और उसके बाद मदर। अब सवाल ये उठा कि इस आफ्टर या उसके बाद का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि सिर्फ फादर की डेथ के बाद ही माँ गार्डियन बन सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई केस में इस पर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा, आफ्टर का मतलब आफ्टर द डेथ नहीं है, इसका मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ। इस एक इंटरप्रिटेशन ने माँ को भी पिता के बराबर का गार्जियन बना दिया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। जब परिवार में झगड़े कोर्ट तक पहुंच जाते हैं तब क्या होता है? इन्हें हैंडल करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, जिन्हें हम फैमिली कोर्ट्स कहते हैं। तो इन फैमिली कोर्ट्स और रेगुलर सिविल कोर्ट्स में फ़र्क क्या है? देखिए, रेगुलर कोर्ट का गोल होता है एडजुडिकेशन, यानी कौन जीता कौन हारा, जबकि फैमिली कोर्ट का गोल है कॉन्सिलिएशन, यानी समाधान निकालना। रेगुलर कोर्ट्स फॉर्मल और रिजिड होती हैं, फैमिली कोर्ट्स इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल। यहाँ फोकस लड़ाई पर नहीं बल्कि सुलह पर होता है। ओके, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, तो चलिए एकदम फास्ट 30 सेकेंड रैपिड रिविजन करते हैं सारे की पॉइंट्स को लॉक करने के लिए। रेडी? लेट्स गो। लॉ श्रुति स्मृति से मॉडर्न एक्ट्स तक इवॉल्व हुआ। मिताक्षरा मतलब राइट बाय बर्थ, दाई भाग मतलब राइट आफ्टर डेथ। 2005 ने बेटियों को इक्वल को पार्टनर बनाया। एचएमए कंडीशंस तोड़ने पे मैरिज वॉइड, वॉइडेबल या वैलिड बट पनिशेबल हो सकती है। सक्सेशन जेंडर पे डिपेंड करता है और फीमेल के लिए प्रॉपर्टी के सोर्स पर भी। और फैमिली कोर्ट्स का फोकस है कॉन्सिलिएशन, लिटिगेशन नहीं। रिविजन डन। अब टाइम है अपने नॉलेज को टेस्ट करने का। कुछ क्विक क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला सवाल, एक हिंदू आदमी की डेथ 2002 में हुई। उसका एक बेटा और एक बेटी है। क्या बेटी 2026 में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा क्लेम कर सकती है? सोच लीजिए। द आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकती है। विनीता शर्मा केस के हिसाब से बेटी का राइट बाय बर्थ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके फादर की डेथ 2005 अमेंडमेंट से पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक 17 साल की लड़की की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर होती है तो क्या वो मैरिज वॉइड है? क्या लगता है? जवाब है नो, वो मैरिज वैलिड है। हाँ, लेकिन जिन्होंने ये शादी अरेंज की उन्हें सजा हो सकती है, पर मैरिज ना तो वॉइड है ना ही वॉइडेबल। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरूर। क्या हमारा कानून हमारी मॉडर्न सोशल रियलिटीज के साथ आगे बढ़ पा रहा है? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।